छात्रों, आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 यह 14 अंकों का प्रश्न होता है। इस चौथे प्रश्न में निम्नलिखित व्याकरण 2 अंकों के लिए, कुछ घटक 1 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। उसमें शब्द भेद है, अव्यय पहचानना है, काल परिवर्तन है, संधि पहचानना तथा विच्छेद करना है, वाक्य के भेद है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य शुद्ध करना है, सहायक क्रिया पहचानना, प्रेरणार्थ क्रिया का रूप लिखना, कारक पहचानना तथा विराम चिन्ह। इस प्रकार का ये जो व्याकरण है, यह व्याकरण कुल मिलकर 14 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें से आज हम 2 अंकों का जो यूनिट है, घटक है, वह शुद्ध लेखन। तो परीक्षा में शुद्ध लेखन पर 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में 2 वाक्य दिए जाते हैं। हर एक वाक्य में 2 जगह पर क्या होती है, अशुद्धियां होती है। तो छात्रों को यह अशुद्धियां शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना। ऐसा करने पर आप लोगों को एक वाक्य शुद्ध करने पर 1 अंक मिलता है और दूसरे वाक्य का दूसरा 1 अंक मिलता है। इस प्रकार में 2 अंकों का यह जो पाठ्यक्रम है वह शुद्ध लेखन। तो छात्रों, आजकल के छात्रों की यह धारणा है कि भाषा विषय के प्रश्न पत्र में, यानी भाषा विषय में पूर्णांक नहीं मिलते, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। छात्रों की धारणा हो चुकी है कि भाषा विषय में पूर्णांक नहीं मिलते। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है शुद्ध लेखन। तो छात्रों, भाषा विषय में अगर हमें पूर्णांक प्राप्त करने हैं तो भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो आज हम शुद्ध लेखन इसका अध्ययन करेंगे। तो शुद्ध लेखन में गलतियां होने के क्या कारण है, गलतियां होने की क्या वजह है, इसका अध्ययन करेंगे। तो किन कारणों से गलतियां होती हैं? तो सबसे पहली गलती है नंबर 1, गलत शब्दों का प्रयोग। तो शुद्ध लेखन में गलतियां होने का पहला कारण है गलत शब्दों का प्रयोग करने से होने वाली गलती। तो गलत शब्द, कुछ छात्र भाषा विषय के प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। गलत शब्द है, तो शब्दों का प्रयोग हमें शब्दों के अर्थ और भाव को समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए हमें? वाक्य रचना में शब्दों के अर्थ और शब्दों के भावों को समझकर हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम शब्दों के अर्थ और भाव को न समझने से अगर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। इतना ही नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। इसलिए हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग करते समय हमें क्या देखना चाहिए? अर्थ और भाव। उदाहरण के तौर पर घमंड से कहो हम भारतीय हैं। घमंड से कहो हम भारतीय हैं, ये उदाहरण। तो छात्रों, इस उदाहरण में एक गलत शब्द आ रहा है, एक गलत शब्द का प्रयोग किया है मैंने। तो इस वाक्य में गलत शब्द कौन सा है? यह वाक्य अशुद्ध है। इस अशुद्ध वाक्य में एक गलत शब्द का प्रयोग किया है। वो गलत शब्द कौन सा है? मैंने क्या कहा है? वाक्य रचना में शब्दों के अर्थ और भाव को समझकर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो घमंड, पहले घमंड शब्द का हमें अर्थ देखना चाहिए। घमंड शब्द का अर्थ क्या होता है? घमंड यानी अहंकार।
तो अहंकार से हम कहते हैं क्या हम भारतीय नहीं है। तो घमंड ये शब्द क्या है? गलत शब्द है। तो घमंड इस शब्द की जगह कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए हमें? गर्व। तो उत्तर लिखते समय हमें किस तरह से उत्तर लिखना है? गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो छात्रों यहां पर मैंने इस वाक्य में एक ही जगह पर अशुद्धियां दी गई, तो परीक्षा में दो शब्द अशुद्ध होते हैं, इसका ध्यान रखिए। तो यहां पर घमंड यह शब्द कैसा है? गलत शब्द है। तो इस गलत शब्द की जगह सही शब्द कौन सा? गर्व। गर्व का अर्थ क्या होता है? गर्व में अभिमान। तो हम घमंड से कहते हैं क्या हम भारतीय नहीं? तो हम कैसे कहते हैं? गर्व से कहते हैं, अभिमान से कहते हैं हम भारतीय हैं। दूसरा उदाहरण, नंबर 2, दूसरा उदाहरण, तलवार एक प्राचीन अस्त्र है। ये उदाहरण, तलवार एक प्राचीन अस्त्र है। तो इस उदाहरण में एक गलत शब्द का प्रयोग किया, यह वाक्य अशुद्ध है। इस अशुद्ध वाक्य में एक गलत शब्द का प्रयोग किया। कौन सा गलत शब्द? तो एक एक शब्द के अर्थ और भाव समझ लीजिए, तब हमें पता चलेगा कि इस उदाहरण में अशुद्ध यानी गलत शब्द कौन सा है। तो गलत शब्द कौन सा है? अस्त्र। तो अस्त्र किसे कहा जाता है? अस्त्र एक हथियार है। अस्त्र क्या है? एक हथियार है। और शस्त्रास्त्र किसे कहा जाता है? हथियारों को कहा जाता है। लेकिन शस्त्र और अस्त्र में फर्क है। तो शस्त्र किसे कहा जाता है? जो हथियार हाथ में पकड़कर मारा जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। और एक बार सुन लीजिए, ये महत्व है। जो हथियार हाथ में पकड़कर मारा जाता है उसे क्या कहा जाता है? शस्त्र कहा जाता है। तलवार हाथ में पकड़कर मारी जाती है, इसलिए तलवार को क्या कहा जाता है? शस्त्र। तो मैंने यहां पर अस्त्र का उल्लेख किया है, यानी अस्त्र या गलत। तो अस्त्र किसे कहा जाता है यह भी हमें मालूम होना आवश्यक है। जो हथियार फेंक कर मारे जाते हैं उन्हें अस्त्र कहा जाता है। उदाहरण तौर पर भाला। भाला यह क्या किया जाता है? फेंक कर मारा जाता है। भाला कैसे मारा जाता है? फेंक कर मारा जाता है। और तलवार हाथ में पकड़ कर मारी जाती है। तो मैंने यह उदाहरण दिया, तलवार एक प्राचीन अस्त्र है। तो अस्त्र ये क्या है? गलत शब्द है। तो अस्त्र की जगह कौन से शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है? उत्तर लिखिए, तलवार एक प्राचीन शस्त्र है। इस तरह से अगर हमने अशुद्धि को शुद्ध कर लिया तो उसके नीचे हमें अधोरेखांकन करना भी आवश्यक है। तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, लोग गंगा नदी को शुद्ध मानते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इस उदाहरण को। लोग गंगा नदी को शुद्ध मानते हैं। इस तीसरे उदाहरण में मैंने एक गलत शब्द का प्रयोग किया। तो गलत शब्द कौन सा है ढूंढने के लिए हमें शब्द का अर्थ और भाव समझ लेना चाहिए। शब्द का अर्थ और भाव समझ लेने से हमें पता चलता है कि वह शब्द कैसा है, सही है या गलत है। तो इस उदाहरण में लोग गंगा नदी को शुद्ध मानते हैं, तो यहाँ पर शुद्ध गलत शब्द है। तो नदी शुद्ध और अशुद्ध होती है क्या? नहीं। तो नदी कैसी होती है? पवित्र और अपवित्र होती है। तो शुद्ध इस गलत शब्द की जगह कौन सा
पवित्र। तो लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। इस तरह से पवित्र। तो यह मैंने शुद्ध अशुद्धियों को मैंने शुद्ध किया है, उसके नीचे अधूरीकरण करना भी आवश्यक है। इस तरह से छात्रों, भाषा विषय के प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय अनदेखे में हम वाक्य रचना बनाते समय हम क्या करते हैं? गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे गलत शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे सतर्क होना आवश्यक है। दूसरी वजह, दूसरा कारण देखिए, तो छात्रों दूसरा कारण वर्तनी की भूल से होने वाली गलतियां। वर्तनी की भूल से होने वाली गलतियां। तो वर्तनी की भूल से वाक्य रचना बनाते समय कभी कभी गलती होती है। तो छात्रों वर्तनी किसे कहा जाता है, यह भी हमें समझ लेना आवश्यक है। तो वर्तनी यानी अंग्रेजी में उसे स्पेलिंग कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? उसे स्पेलिंग कहा जाता है। वैसे हिंदी भाषा में उसे क्या कहा जाता है? वर्तनी ने ह्रस्व व दीर्घ की हम गलतियां करते हैं। जिस शब्द को काना देने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर हम क्या करते हैं? काना देते हैं, ह्रस्व को दीर्घ बनाते हैं, दीर्घ को ह्रस्व बनाते हैं। वेलांटी ह्रस्व की जगह दीर्घ करते हैं, दीर्घ की जगह हम ह्रस्व करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? वर्तनी कहा जाता है। तो वर्तनी की भूल से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। वर्तनी की भूल से कभी कभी क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम जिस अर्थ से वाक्य रचना करते हैं वो अर्थ हमें नहीं मिलता, अर्थ का क्या होता है? अनर्थ होता है और वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे उदाहरण तौर पर हम देखेंगे, अच्छा तो हम इतवार के दिन मिलते हैं। नंबर 1, अच्छा तो हम इतवार के दिन मिलते हैं। अच्छा तो इतवार के दिन मिलते हैं। तो छात्रों इस उदाहरण में वर्तनी की भूल वाला शब्द कौन सा? ध्यान से पढ़ लीजिए। अच्छा तो इतवार के दिन मिलते हैं, इस उदाहरण में वर्तनी की भूल हुई है, वो शब्द है दिन। तो छात्रों इस दिन का अर्थ क्या होता है? दिन यानी गरीब। इस दिन का अर्थ क्या होता है? गरीब। अगर हमने इस शब्द का अर्थ लिया तो अनर्थ हो जाता है। कौन सा अनर्थ होता है? तो इस शब्द का अर्थ यह होता है, देखिए, अच्छा तो इतवार के गरीब मिलते हैं, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए यहां पर ये जो वेलांटी है यहां ह्रस्व हो जाए। इस दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस। तो उत्तर लिखते समय में अच्छा तो हम इतवार के दिन मिलते हैं। इस तरह से हमें उत्तर लिखना है। तो इस दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस। तो इसका शब्द से अर्थ क्या होता है? तो हम इतवार के दिन मिलते हैं, यानी दिन यानी दिवस, ये सही अर्थ होगा।
तो इस प्रकार वर्तनी की भूल से क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। इसका भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। अगला शब्द, अगला उदाहरण देखिए। हनुमान जी पवन के सूत हैं। हनुमान जी, नंबर 2, पवन के सूत हैं। तो इस उदाहरण में वर्तनी की भूल वाला शब्द प्रयोग है। वाक्य ध्यान से पढ़ लीजिए। हनुमान जी पवन के सूत है। वर्तनी की भूल वाला शब्द कौन सा है, सूत। तो हमें इस सूत का अर्थ क्या होता है ये देखना। सूत यानी धागा, जिसे मराठी में दोरा भी कहा जाता है। तो इस वाक्य का अर्थ क्या बनेगा, हनुमान जी पवन का धागा, पवन के धागे। अर्थ का अनर्थ हो रहा है, इसलिए सही वाक्य हनुमान जी पवन के सूत हैं। तो छात्रों, इस सूत का अर्थ, सूत का अर्थ होता है पुत्र। सूत का अर्थ क्या होता है, पुत्र। तो इस वाक्य का शब्द से अर्थ क्या हो रहा है, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। और पहले वाक्य का अर्थ क्या हो रहा था, हनुमान जी पवन के धागे हैं। तो सही वाक्य कौन सा है, ये हनुमान जी पवन के सूत है। इस प्रकार हमें वर्तनी की भूल को भी हमें सुधार लेना आवश्यक है। तीसरा उदाहरण, उन्होंने नदी के किनारे गृह बनाया। उन्होंने नदी के किनारे गृह बनाया। इस उदाहरण में वर्तनी की भूल वाला एक शब्द है, वह कौन सा है, वह ग्रह। तो ग्रह का अर्थ क्या होगा, ग्रह यानी तारे। इस वाक्य का शब्द के रूप में अगर अर्थ लिया तो अनर्थ हो जाता है। कौन सा अनर्थ होता है, उन्होंने नदी के किनारे तारे बनाए, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तो इस ग्रह की जगह कौन सा शब्द होना आवश्यक है, गृह। तो गृह का अर्थ क्या होता है, गृह यानी मकान, गृह यानी मकान। तो हमें उत्तर लिखना है, उन्होंने नदी के किनारे गृह बनाया, गृह बनाया। तो गृह का क्या होता है, मकान होता है। इस प्रकार वर्तनी की भूल से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य रचना अशुद्ध होती है। इसकी ओर हमारा ध्यान होना आवश्यक है। अगला, तीसरी वजह, तीसरा कारण, वाक्य रचना अशुद्ध होने का तीसरा कारण। तो देखिए तीसरा कारण कौन सा है, भ्रमित करने वाले शब्दों से होने वाली गलतियां। नंबर 3, भ्रमित करने वाले शब्दों से होने वाली गलतियां। भ्रमित करने वाले शब्दों से होने वाली गलतियां। तो छात्रों, कुछ शब्दों की रचना एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। कुछ शब्द ऐसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर उनका अर्थ
वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तो ये ऐसे भ्रमित करने वाले शब्द कौन कौन से, ये भी हमें मालूम होना आवश्यक है। तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम नंबर 1, अपने माता पिता से मेरा प्रमाण कहना। वाक्य को ध्यान से पढ़ लीजिए। अपने माता पिता से मेरा प्रमाण कहना। तो इस उदाहरण में एक भ्रमित करने वाला शब्द है, हमें भ्रम करता है। क्या वही शब्द है, क्या दूसरा शब्द है? हमें भ्रम होता है। तो प्रमाण, प्रमाण का अर्थ क्या होता है? प्रमाण यानी सबूत। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? सबूत। तो शब्द के रूप में अगर हमने अर्थ लिया, अपने माता पिता से मेरा सबूत, अर्थ का अनर्थ हो रहा है और वाक्य रचना कैसी हो रही है? अशुद्ध हो रही है। तो उसकी जगह हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए? प्रमाण की जगह प्रमाण यह क्या है? गलत शब्द है, भ्रमित कर रहा है मैं। तो अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। देखिए छात्रों, प्रणाम, प्रणाम का अर्थ है प्रणाम यानी नमस्कार। तो शब्द के रूप में अर्थ क्या हो रहा है? अपने माता पिता से मेरा नमस्कार करना यानी प्रणाम करना। इस प्रकार यह भ्रमित कर रहे हैं। प्रमाण, प्रणाम, यहां पर भी प्र है, यहां पर भी प्र है, यहां पर भी न है, यहां पर भी न है, यहां पर भी म वर्ण है, यहां पर भी म वर्ण है। ये हमें क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे भ्रमित करने वाले कई शब्द हैं, उसका अगर हमें सही ज्ञान नहीं है तो वाक्य रचना क्या होती है? अशुद्ध होती है। तीसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण, जन्मदिन पर उसे अनेक उपहार मिले। जन्मदिन पर उसे अनेक उपहार मिले। तो छात्रों, यहां पर भ्रमित करने वाला एक शब्द है। भ्रमित करने वाला शब्द कौन सा है? उपहार। तो उपहार का क्या होता है? उपहार, उपहार यानी जलपान। उसका दूसरा अर्थ होता है भोजन। तो शब्द के रूप में इस वाक्य का अगर हमने अर्थ दिया तो अर्थ क्या होता है? जन्मदिन पर उसे अनेक भोजन मिले। जन्मदिन पर भोजन दिए जाते क्या? नहीं। तो उपहार की जगह कौन सा शब्द आवश्यक है? उपहार। तो उपहार का अर्थ क्या होता है? उपहार यानी भेंट, तोहफा। तो यहां पर फिर से दोबारा वाक्य लिखना है, जन्मदिन पर उसे अनेक उपहार मिले। तो छात्रों, यहां पर उपहार और उपहार ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? हमें भ्रमित कर रहे हैं। उपहार यहां पर प को काना दिया है और यहां पर को काना, यह ह्रस्व ये दीर्घ है। लेकिन ये दोनों शब्द हमें क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं। ऐसे शब्दों की हमें सही जानकारी होना आवश्यक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तीसरा उदाहरण, व्याकरण का बड़ा महत्व है। व्याकरण का बड़ा महत्व है। उसकी अपेक्षा मत करो।
व्याकरण का बड़ा महत्व है, उसकी अपेक्षा मत करो, ये वाक्य। तो इस उदाहरण में, इस वाक्य में भ्रमित करने वाला एक शब्द आ रहा है, वो कौन सा है? अपेक्षा। कौन सा शब्द है? अपेक्षा। तो इस अपेक्षा, इस शब्द का अगर शब्दशः अगर अर्थ लिया तो उसका इस वाक्य का अनर्थ हो रहा है। तो अपेक्षा का अर्थ क्या है? अपेक्षा यानी आशा। अपेक्षा यानी आशा। तो उसकी जगह कौन सा शब्द होना आवश्यक है? उपेक्षा। तो उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा यानी लापरवाही। तो सही उत्तर कैसे लिखना है? उत्तर व्याकरण का बड़ा महत्व है, उसकी उपेक्षा मत करो। उपेक्षा। तो अपेक्षा और उपेक्षा, ये दोनों शब्द हमें क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों शब्दों की हमें सही जानकारी होना आवश्यक है, दोनों के अर्थ का पता लगाना हमें आवश्यक है। अगर दोनों शब्दों की अगर सही जानकारी न हो तो वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तो छात्रों, आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। बाकी के जो कुछ और कारण है वे कारण अगली तासिका में हम